अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, एक ना हम फिगर की हेल्प से समझते हैं कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। सपोज करिए कि ये एक क्लासरूम है, ठीक है, आपकी क्लास होती है। अब क्लास में ये स्टार्टिंग वाली चेयर्स हैं, ठीक है, फिर ये मिडिल वाली चेयर्स हैं और ये लास्ट वाली चेयर्स आ जाती हैं। अब जो बच्चे आगे की तरफ बैठ रहे हैं वो हम क्या कहेंगे कि भाई जनरली जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं या फिर जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो क्लास में आगे की तरफ बैठते हैं उनको, और यहाँ पर बोर्ड है तो बोर्ड उनको ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ेगा। मिडिल वालों को भी ठीक ठाक चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बट जो बैक में बैठे हुए होते हैं उनको आप मार्जिनलाइज्ड बोल सकते हैं, आप उनको बैक बेंचर्स भी बोल सकते हैं। कई बार बच्चे अपनी विश से पीछे बैठते हैं या फिर कई बार कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से बच्चे क्लास में पीछे बैठते हैं ताकि उनसे टीचर क्वेश्चन ना करे या फिर वो चाहे तो छुप सकें, पढ़ाई पे ध्यान ना देना चाहें। एक क्लासरूम का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर मैं एक प्लेग्राउंड का एग्जाम्पल बनाऊँ, सपोज करो ये एक प्लेग्राउंड है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं ये खेल रहे हैं और कुछ एक दो बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ कोने में चुपचाप बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ कोने में चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये बच्चे क्या है, मार्जिनलाइज्ड है, ये कोने में है, ये घुल मिल नहीं पा रहे हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मार्जिन का मतलब एक्चुअली कोना होता है। अगर हम हिंदी में देखें ना तो मार्जिन का मतलब होता है कोना। तो क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये तो इंसान गरीब है या इसको तो कुछ आता नहीं है या ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये खेलने में अच्छा नहीं है, या फिर हमें इस पर्टिकुलर इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए या बात नहीं करनी चाहिए, अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग किसी के लिए आ रही है ना तो ये समझ जाइए कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए आपके मन में फीलिंग आ रही है वो मार्जिनलाइज्ड है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहा है, वो बाकी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा है और कई बार वो बाकी लोगों से अलग है, या तो बात करने में या तो दिखने में या तो कल्चर में। तो हमें यही समझना है कि मार्जिनलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, जो लोग मार्जिनलाइज्ड होते हैं उन्हें कैसा फील होता है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। मार्जिन का मतलब एक्चुअली कोने होता है, साइड्स होता है। तो if you are not like most people in your class, that is if your taste in music or film is different, if your accent होता है आप जिस तरीके से बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, अगर आप बाकी बच्चों से कम बातें करते हैं, अगर आप बाकी बच्चों के तरह सेम स्पोर्ट नहीं खेलते हैं जो आपके क्लासमेट्स खेलते हैं, अगर आप कपड़े अलग तरीके के पहनते हैं तो आपको इन नहीं समझा जाता है अपने पीयर्स के द्वारा। पीयर होते हैं आपके साथ वाले लोग, साथी या क्लासमेट्स, वो आपके जो हम उम्र लोग होते हैं उनको हम पीयर्स बोलते हैं। तो अगर आप डिफरेंट हैं तो आपको ना अलग समझा जाएगा कि भई ये हमारे जैसा नहीं है, तो वही पर्टिकुलर पर्सन जो सबसे अलग होता है वही सोशली मार्जिनलाइज्ड होता है। ये आपके एज ग्रुप के हिसाब से मैंने बताया। अब समाज में सोशली मार्जिनलाइज्ड किसको समझा जाता है, तो पहले ज़माने में कास्ट को लेकर के या फिर रिलीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन होता था। जैसे कि एक पर्टिकुलर कास्ट, दलित, या फिर जिसको सो कॉल्ड लोअर कास्ट बोला जाता है, उसको बहुत ही नीचा समझा जाता था, वो मार्जिनलाइज थी। कुछ रिलीजन जो कि मेजॉरिटी रिलीजन से अलग होते हैं उनको भी मार्जिनलाइज्ड समझा जाता है। तो यहाँ पर अब जो आज का ज़माना है उसमें जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वो आज के समय पर मार्जिनलाइज्ड हैं, या फिर जो लेस एजुकेटेड हैं, जिनके पास मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं आज के समय पर, वो मार्जिनलाइज्ड हैं। जिनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, ठीक है, लो पॉलिटिकल पावर, वो मार्जिनलाइज्ड हैं। तो हम लोगों ने समझा कि मार्जिनलाइज्ड एक्चुअली क्या होता है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कॉमिक बुक की तरह इसमें बनाया गया है, आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। आदिवासी कौन होते हैं, देखिए अगर हम
अब के टर्म्स में देखें तो जो लोग पहले जंगलों में रहा करते थे, जिनका घर ही जंगलों में हुआ करता था, अब तो सिटीज़ में आकर के बस गए हैं काफ़ी सारे लोग, तो जिनका घर पहले जंगलों में हुआ करता था या फिर काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ आज भी जंगलों में रहती हैं, वो आदिवासी होती है। तो हमने समझा कि आदिवासी क्या होता है। अब आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन, क्योंकि आदिवासियों का जो कल्चर होता है वो बाकी मेन स्ट्रीम यानी कि बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके कल्चर से थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए बाकी लोग आदिवासी से कल्चर को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक बच्चा और उसके दादाजी, ये तीनों लोग ना रिपब्लिक डे की परेड को टीवी पर बैठ करके देख रहे हैं। तो दिल्ली में रहते हैं सोमा और हेलन, और वो रिपब्लिक डे की परेड को देख रहे हैं टीवी पर अपने ग्रैंडफादर के साथ। अब ये बच्ची कहती है कि दादू, आदिवासी इसको हमेशा डांस करते हुए ही क्यों दिखाया जाता है? तो फिर ये बच्चा बोलता है कि यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। तो फिर वो बच्चा जो है वो बोलता है कि दादाजी, क्या लोगों को हमारे बारे में, आदिवासियों के बारे में कुछ और नहीं पता है? हमेशा सिर्फ नाचते गाते ही हमें दिखाते हैं। दादाजी बोलते हैं, आदिवासियों की जो जीवन होता है ना वो बहुत ही रिच होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आदिवासी के जीवन में लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। फिर दादाजी बताते हैं कि जब वो जब वो जवान थे, वो अपने गांव में रहते थे और उनका गांव था उड़ीसा में, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल गांव था। जो भी चीज़ों की ज़रूरत उनको होती थी वो सब कुछ उन्हें अपनी ज़मीन और जंगल से मिल जाता था। और वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड, द फॉरेस्ट एंड रिवर। तो मतलब आदिवासी ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर उनको वहीं पर सारी चीज़ें मिल जाती थी, जंगलों से उनकी सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाती थी, नदियों से उनको पानी मिल जाता था, पेड़ पहाड़ पौधे। और आदिवासी जंगल, नदी, पहाड़ यानी कि नेचर की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि वो नेचर में ही तो रहते थे। फिर दादाजी बताते हैं, सडनली क्या हुआ, एकदम से लोगों ने या फिर किसी ने आकर के उनको बोला, फॉरेस्ट ऑफिशियल आए, कॉन्ट्रैक्टर्स आए, और वो पेड़ काटने लगे और कहने लगे कि अब आप लोग जंगल में नहीं रह सकते। यानी कि दादाजी को, उनके परिवार को, उनके गांव वालों को जंगलों से निकाल दिया गया फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। वहाँ पर पेड़ काटे जाने लगे, और जिन लोगों ने विरोध किया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको मारा पीटा गया। फिर ये लोग कोर्ट में गए, इन लोगों के पास कोई लॉयर नहीं थे केस को लड़ने के लिए, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं ना, उनका जीवन बाकी देश के लोगों के जीवन से बहुत ही अलग हुआ करता था। आज से ना लगभग आप 70-80 साल पहले की बात करिए, जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, उन्होंने आदिवासियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करे। इवन इनफैक्ट आज़ादी के बाद भी जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, अपने फ़ायदों के लिए पेड़ काट करके बेचने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स ने, इन सब ने क्या किया, आदिवासियों को जंगलों से निकाल दिया धमका करके। फिर दादाजी बताते हैं आगे कि भाई हम लोगों को जंगल से निकाल दिया गया। फिर ये बच्ची कहती है, देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू। बच्ची बोलती है कि आपको मतलब वहाँ से निकाल दिया गया तो आपने क्या सर्वाइव कैसे किया, आप मतलब जीवन यापन आपने कैसे बढ़ाया आगे। तो दादू बोलते हैं कि हम ज़्यादातर लोगों को जो है अपना घर छोड़ना पड़ा, और हमने सीजनल वर्क ढूंढा अपने आसपास के इलाकों में। सीजनल वर्क यानी कि दिहाड़ी पर। फिर देखो, आदिवासी जंगलों में रहते थे, उनको उनके घरों से निकाल दिया गया, तो वो आदिवासी आसपास के गाँव में फिर दिहाड़ी पर मजदूरी का काम करने लगे। देन द कंपनी वालास केम। फिर दादाजी बोलते हैं कंपनी वाले आए और उन्होंने वहाँ पर आयरन और माइंस वगैरह लगाई हमारी ज़मीन पर, फैक्ट्रियाँ लगाई, ज़मीन में से कोयला निकालना शुरू किया। हम लोगों को प्रॉमिस किया गया कि हमें जॉब दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, और हमसे हमारा लैंड खरीद लिया गया। कुछ विलेजर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे, कुछ लोगों को लग रहा था कि उनका जीवन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। कुछ लोगों ने अपने थंब प्रिंट्स यानी कि अपने अंगूठे के निशान दे दिए, उनको पता ही नहीं था कि वो अपना जो है लैंड बेच रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ जॉब्स कर ली, बट ज़्यादातर जो है सबकी ज़मीनें बिक गई सारे लोगों की, और फिर सब आसपास के इलाकों में जाकर के बस काम ही करने लगे, और अपना घर सबको छोड़ना पड़ा। तो आदिवासियों के साथ, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे पहले, बहुत बुरा किया गया, धोखे से उनकी ज़मीनें नाम करवाई गई।
फिर उसके बाद कुछ लोग जो ज़मीनें नाम नहीं करते थे उनके साथ बहुत बुरा किया जाता था। बताते हैं दादाजी, देन दे बीट एंड थ्रेटन्ड अस टिल इवेंचुअली एवरीवन वाज फोर्स्ड टू सेल एंड अबैंडन द लैंड ऑफ देयर फोरफादर्स। दे हैड द सपोर्ट ऑफ अथॉरिटीज़। आर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट। यानी कि ये बताते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स आए, जिन्होंने फैक्ट्रियाँ लगानी थी, जिन्होंने माइंस लगानी थी, वहाँ पर वो लोग आए, हमें ज़बरदस्ती हटाने लगे हमारी ज़मीन से, हमसे ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान लिए गए और हमारा पूरा जीवन उन्होंने उजाड़ दिया। फिर बताते हैं कि बच्ची बोलती है, ओ दादू कि हमारा वहाँ पर लैंड था, ज़मीन थी हमारी वहाँ पे, फिर इस सब का क्या हुआ? तो दादाजी बताते हैं कि फॉर आर 30 एकड़ वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन। दादू बताते हैं कि 30 एकड़ की इनके पास ज़मीन थी और उस 30 एकड़ के लिए इनको बहुत ही थोड़े से पैसे मिले कॉन्ट्रैक्टर से, और दादू के जो ज़्यादातर दोस्त थे उनको दादू ने दोबारा फिर कभी भी नहीं देखा। और जो पैसा इनको कॉन्ट्रैक्टर से मिला था वो बहुत ही मतलब कम था, तो शहर में ज़्यादा दिन तक चला नहीं। और दादा बताते हैं कि उनके पास कोई भी काम नहीं था और कोई भी पैसा नहीं था, किस तरीके से वो आगे अपना जीवन यापन करें। और ये वी वर ऑल क्रैम्प्ड इनटू टाइनी रेंटेड रूम, हाउ वी मिस्ड आर केयर फ्री लाइव्स द ओपन स्पेसेस। फिर दादू बताते हैं कि फिर झुग्गी झोपड़ियों में ये शहरों में जाकर के रहने लगे, इनके पास कुछ भी काम नहीं था करने को, कोई पैसा नहीं था इनके पास। कुछ सालों बाद दादू बताते हैं कि तुम्हारे जो फादर हैं बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारे पापा की जो है दिल्ली में नौकरी लग गई और हम लोग सब के सब यहाँ आ गए, बहुत ही बुरा टाइम था वो, दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। दादू बताते हैं इसी वजह से तुम दोनों कुछ सालों तक स्कूल नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो बहुत ही बुरा समय था हमारे लिए। फिर ये बच्चा बोलता है, आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, वी हैड मिस्ड सो मच ऑफ आर स्टडीज़ एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस, वी स्पोक संथाली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी। बच्चा बोलता है कि स्कूल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है जाने का, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं स्कूल में। हम लोग तो संथाली बोलते हैं मगर बाकी सारे बच्चे हिंदी बोलते हैं, और वो मतलब हमें हिंदी अच्छे से आती नहीं है और बाकी बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। और ये बच्ची बोलती है, बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ। बच्ची बोलती है कि अब थोड़ी बहुत फ्रेंड्स हमारे बन गए हैं और अब मैं इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ। बच्चा बोलता है, आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड, कि अब तो चलो इनके कुछ कुछ दोस्त बन गए हैं और ये सोचता है कि काश मैं अपने दोस्तों को हमारा गाँव दिखा पाता जहाँ पर हम रहते थे पहले। अब तो वो बर्बाद हो चुका है, बर्बाद होने से पहले दादू आप बताते हो कि वो कितना सुंदर था, काश मैं वो अपने दोस्तों को दिखा पाता। दादू बोलते हैं, यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज, इट हैज़ लॉट टू टीच देम। दादू बोलते हैं आप उनको, अपने फ्रेंड्स को बहुत कुछ बता सकते हो, हमारे विलेज के बारे में बहुत कुछ है सीखने के लिए अभी भी। बच्ची बोलती है, वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी, आर स्टोरी द आदिवासी स्टोरी, कि भाई एक दिन मैं मूवी बनाऊंगी हमारी स्टोरी पर, हमारी जो आदिवासी स्टोरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिला है, इस जो पूरा हमने मैगजीन सॉर्ट ऑफ फॉर्म में, पिक्चर्स फॉर्म में हमने देखा कि किस तरीके से इन बच्चों के जो दादाजी थे वो अपनी लाइफ में खुश थे, अपने गाँव में सब कुछ उनके पास था, उनके दोस्त थे और हर चीज़ उनके पास अवेलेबल थी। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए, कुछ लालची लोग आए और उनका पूरा जीवन उजाड़ दिया, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनें नाम करवा ली गई और कुछ नहीं बचा उनके पास। तो आदिवासियों के साथ ऐसा हुआ है एक्चुअल में। You have just read about how Dadu was forced to leave his village in Odisha. Dadu's story is similar to lives of millions of Adivasis in India. तो अब हम पढ़ेंगे कि तो ट्राइबल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज आदिवासीज। ये ना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ना MCQ में पूछा जा सकता है कि ट्राइबल्स और आदिवासीज क्या सेम होते हैं? तो यस, आदिवासी हिंदी शब्द है और ट्राइबल्स इंग्लिश वर्ड है। हु आर आदिवासीज? तो आदिवासी, द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासी, वासी का मतलब होता है रहने वाले, आदि मतलब पुराने, तो बहुत ही पुराने समय से एक पर्टिकुलर एरिया पर रहने वाले लोगों को आदिवासी बोला जाता है। आर कम्युनिटीज़ हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। तो आदिवासी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे किसी पर्टिकुलर एरिया के, जो
इनकी जो लाइफ है ना वो जंगलों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। अराउंड 8% जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो आदिवासी है, एंड मैनी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। तो लगभग 8% पॉपुलेशन हमारे देश में आदिवासी की है। बट क्या होता है ना, जहाँ पे जंगल होते हैं ना उसके ज़मीन के नीचे ना कोयला भी बहुत होता है, तो कोयला निकालने के लिए ही ज़्यादातर आदिवासियों का जीवन उजाड़ दिया जाता है। पहले तो बहुत हुआ है। तो कहाँ पर हैं ये ज़्यादातर आदिवासी एरियाज़? जमशेदपुर, रौरखेला, बोकारो, भिलाई, अमंग अदर्स, यहाँ पर माइंस भी हैं। आदिवासी जो हैं कोई होमोजीनस पॉपुलेशन नहीं है। होमोजेनस मतलब एक जैसी कोई पॉपुलेशन नहीं है आदिवासी की। हर स्टेट्स में अलग अलग आदिवासी पॉपुलेशन है। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। इंडिया में 500 से भी ज़्यादा आदिवासी ग्रुप्स हैं। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक, काफ़ी सारी स्टेट्स में है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में है काफ़ी सारे आदिवासी, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो बहुत सारे एरिया में आदिवासी हैं, बट इनका नंबर फिर भी काफ़ी छोटा ही है। सिर्फ 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन आदिवासी पॉपुलेशन है। ये वाला फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से MCQ में आ सकता है कि कितने परसेंट आदिवासी पॉपुलेशन है इंडिया की? अराउंड 8%। और जो स्टेट है ना उड़ीसा, उसमें काफ़ी ज़्यादा आदिवासी हैं। इज़ होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। आदिवासी सोसाइटीज़ आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज़ often वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। देखो, हायरार्की का मतलब होता है एक ऊंच नीच वाली जो चीज़ होती है ना, ये आदिवासीज़ में नहीं होती। कोई ऊंचा नीचा जाति प्रथा ये सब आदिवासियों में हमें देखने के लिए नहीं मिलती। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्णा और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग्स। तो जो राजा वगैरह होते थे ना, वहाँ पर जातियों का बड़ा महत्व होता था, मगर जो आदिवासी है इसमें कोई भी ऊंच नीच की प्रथा नहीं मानी जाती है। तो आदिवासी को ही हम कई बार ट्राइबल्स कहते हैं। ट्राइबल्स वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो आदिवासियों का धर्म भी कई बार बहुत ज़्यादा अलग होता है हिंदुइज्म, इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी से। दीज often इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, विलेज की, नेचर स्पिरिट्स की, द लास्ट एसोसिएटेड विद द रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप। बेसिकली ज़्यादातर जो आदिवासी होते हैं ना वो नेचर वर्शिपर्स होते हैं। पहाड़ों की, नदियों की, रिवर्स की, जानवरों की पूजा ये करते हैं। माउंटेन स्पिरिट्स की, रिवर स्पिरिट्स की, एनिमल स्पिरिट्स, इन सब की पूजा करते हैं आदिवासी। द विलेज स्पिरिट्स आर often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home। अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और अपने विलेज के एंसेस्टर्स की, अपने पूरे गांव के पूर्वजों की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो जैसे हिंदुइज्म के भगवान होते हैं, इस तरीके की पूजा पाठ नहीं होती है आदिवासियों में। ये नदियों, पहाड़ों की है ना, इन सब की पूजा करते हैं। काफ़ी सारे जानवरों की भी पूजा की जाती है। एडिशनली, साथ ही साथ आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स लाइक शक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। तो आदिवासियों पर आसपास के धर्मों का भी असर पड़ा है। साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन्स themselves have influenced dominant religion of empire around them। और आदिवासी जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में थे, वहाँ पर उन्होंने अपने इलाके के जो एम्पायर्स के रिलीजन थे उनको भी प्रभावित किया है। फॉर एग्जाम्पल, जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड आसाम, ये जो है हिंदुइज्म में ये ट्राइबल्स से ही आए हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की कितनी पूजा होती है, तांत्रिक जो कल्ट है बंगाल और असम का है ना, ये सारा आदिवासियों से ही आया है। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासीज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए 19th सेंचुरी में, विच हैज़ एमर्ज्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन द मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जंगलों में गए और बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा दिया गया। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेज। आदिवासी जो होते हैं उनकी अपनी भाषा होती है और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। संस्कृत से बहुत अलग होती है और बहुत ही पुरानी पुरानी भाषाएं होती हैं आदिवासियों की, विच हैव often डीपली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस लाइक बंगाली,
तो बंगाली जो है ना भाषा वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती भाषा रही है, काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनेट या फिर निकल करके आई है ट्राइबल भाषा से। संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड ए सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन ऑन द इंटरनेट और इन ई-जर्नल्स। तो संथाली जो है एक ट्राइबल भाषा है, आदिवासी भाषा है, मगर काफ़ी पॉपुलर भाषा ये है। अब ये दोनों जो इमेजेस हैं इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स को परफॉर्म कर रहे हैं, और आप ये नहीं सोच सकते हैं इनको देख करके कि ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल, एक्जॉटिक या फिर बैकवर्ड है। वो उनका कल्चर है, आप किसी के कल्चर को बैकवर्ड या फिर पिछड़ा हुआ नहीं समझ सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी गलत होती है। अब जैसे ये पिंक बॉक्स है, क्या आपने कभी सुना है शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल्ड ट्राइब इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर आदिवासीज बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। देयर इज़ एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ट्राइब्स। मतलब ना सरकार ने क्या कर रखा है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब करके एक लिस्ट बना रखी है, और उस लिस्ट में जितने भी हमारे देश के ट्राइब्स हैं ना वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। जितने भी आदिवासी कम्युनिटी है इस शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बोले गए हैं कि क्या आपके शहर में कोई मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, आदिवासी कम्युनिटी क्या आपके स्टेट में कोई सी रहती है? अगर रहती है कोई आदिवासी कम्युनिटी तो वो कौन सी भाषा बोलती है, कौन से जंगल में रहती है, कौन से जंगल के पास रहती है? क्या आपके इलाके में कोई आदिवासी लोग आए हैं जंगल, मतलब माइग्रेट होकर के मतलब अपना एरिया छोड़ करके, क्या आपके एरिया में कोई आदिवासी लोग आए हैं क्या? तो ये वाली बात। अब आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। देखो स्टीरियोटाइप करने का मतलब होता है, आप ये सोच लेना कि मतलब जैसे मैंने आदिवासी बोला और आपके दिमाग में रेड कलर की कैप लगाए हुए नाचते हुए लोग अगर आपके दिमाग में आ गए हैं तो आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। आपको लगता है कि आदिवासी ऐसे ही होते हैं, नाचते गाते रहते हैं और अजीब तरीके के कपड़े पहनते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, यही होती है स्टीरियोटाइपिंग। In India, we usually showcase Adivasi communities in particular way. Thus, during school function or other official events or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways. जिसमें ये मतलब अजीब तरीके से हम लोग दिखाते हैं कि कलरफुल का कॉस्ट्यूम पहनते हैं, सर पर इस तरीके का है ना, देखो जैसे कि कोई हेड गियर लगा करके रखते हैं और डांस करते रहते हैं। तो इसके अलावा जैसे उनकी कोई ज़िंदगी ही ना हो, तो ये चीज़ गलत है, हम उनको स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। बिसाइड दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ देयर लाइफ। तो हमें यही पता है कि वो अजीब सी भाषा, मतलब हमारे लिए अजीब है ना, उनके लिए तो उनकी भाषा है। जैसे हमारे देश में जब अंग्रेज़ आए थे ना तो हिंदी उनके लिए अजीब थी, वो तो अंग्रेज़ी को ही सब कुछ अच्छा मानते थे, है ना, तो ये चीज़ गलत थी। ऐसा ही अगर हम सोच रहे हैं आदिवासियों के बारे में कि उनकी भाषा अजीब होती है, उनके कपड़े अजीब होते हैं, तो कुछ भी अजीब नहीं होता है, वो उनका कल्चर है और आपका जो कल्चर है वो आपका है, तो उनके लिए आपका कल्चर अजीब हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमें स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए किसी की भी। अब क्या है, मूवीज़ में और एक सॉन्ग्स में या फिर हर जगह बुक्स में भी अजीब तरह से दिखाया जाता है आदिवासियों को। दिस इज़ ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्जॉटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। तो लोगों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पुराने तरह से रहने वाले और बैकवर्ड लोग होते हैं आदिवासी। अफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे बिलीव टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़। अब लोग कहते हैं कि आप बदलते क्यों नहीं आदिवासियों से? भाई आपने उनका जंगल छीन लिया, आपने उनका घर छीन लिया, उनको फोर्स कर दिया शहरों में रहने के लिए, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बदलेंगे? आपने कोई रिसोर्सेज ही नहीं दिए। तो हम लोगों ने क्लास 6 की बुक में पढ़ा था कि किस तरीके से स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स। अगर हम स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं ना तो डिस्क्रिमिनेशन भी होने लगता है, मतलब बहुत ही भेदभाव भी होने लगता है उन लोगों के साथ। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की बात करें अगर हम, तो हम लोगों ने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा है कि जंगल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एम्पायर के लिए या फिर सेटल्ड सिविलाइजेशन के लिए। हम जिस जगह पर रह रहे हैं कि जंगलों का हमारे लाइफ में रोल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में जंगलों का। मेटल ओर्स जैसे कि आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, टिम्बर यानी कि लकड़ी, बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि वैक्स, लैक, हनी एंड एनिमल देमसेल्व्स जैसे कि एलिफेंट्स, मेनस्ट्रे ऑफ
ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं, सारे के सारे जंगलों से ही तो आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जंगल क्यों इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हमें जंगलों से ही तो मिल रही हैं। इसके अलावा continuation of life dependent heavily on forests, that they help recharge many of India's river, and as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our life, एयर एंड वाटर। तो भाई जंगलों से ही तो हमें सब कुछ मिल रहा है, नदियाँ भी वहीं जा रही हैं, पेड़ हमें वहीं से मिल रहे हैं, शुद्ध हवा हमें जंगलों से मिल रही है, सारे के सारे मिनरल और आयरन क्या नहीं मिल रहा। Forest covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasi had a deep knowledge of, access to as well as control over most of these vast tract। तो देखो जंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। और 19th सेंचुरी से पहले हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ही ढका हुआ था। अंग्रेज़ों ने आकर के बहुत जंगल काटे हैं लकड़ी के लिए। आदिवासी क्योंकि जंगलों में रहते थे इसलिए उनको जंगलों की बहुत अच्छी नॉलेज है, उनको पता है कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन हम लोग जंगल से ले सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हमें मिल सकती हैं, सबकी नॉलेज आदिवासियों को होती है। तो 19th सेंचुरी तक तो बहुत अच्छा सा हमारे देश में जंगल था, उसके बाद बहुत कटाई हुई। अब दिस मीन्स दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट एंड एम्पायर, इंस्टेड अफन एम्पायर हेवली डिपेंडेंट ऑन आदिवासी फॉर अ क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब आदिवासी जो होते थे ना वो किसी भी ना राज्य के या फिर किसी भी एम्पायर के अंडर नहीं आते थे, बल्कि राजा वगैरह जो होते थे ना अपनी ज़रूरतों के लिए आदिवासियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते थे। This is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless community। आज हमें लगता है कि बड़ी पावरलेस कम्युनिटी है, बट आज से पहले बहुत पावरफुल ही हुआ करते थे। राजा महाराजा भी बहुत रिलाई किया करते थे आदिवासियों पर बहुत सारी ज़रूरतों के लिए। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, यानी कि अंग्रेज़ों के शासन से पहले, दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदरर्स एंड नोमैड्स एंड लिव्ड इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस। तो बहुत सारे शिफ्टिंग कल्टिवेशन किया करते थे, हंटर गैदरर हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी ये हुआ करती थी। Although these remains for past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies and political force applied by the state and private industry to migrate to lives as workers in plantation, at construction site in industry and as domestic workers। तो basically क्योंकि आदिवासी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कोयला होता है, तो उनको क्या करा जाता है, ज़बरदस्ती जंगलों से निकाला जाता है ताकि खुदाई की जा सके और मिनरल्स को ज़मीन में से निकाला जा सके। तो आदिवासी के साथ कुछ सदियों तक बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट हैव कंट्रोल और डायरेक्ट एक्सेस टू फॉरेस्ट टेरिटरीज। मतलब कई सदियों में पहली बार आदिवासी आज जंगल में नहीं रहते हैं। अब ये पिंक वाला जो बॉक्स है इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 1830s ऑनवर्ड, आदिवासीज फ्रॉम झारखंड and adjoining areas moved in very large numbers to various plantations in India and the world। तो 1830s के टाइम पर बहुत सारी जो आदिवासी कम्युनिटी है वो इंडिया से शहरों में भी गई, ठीक है, और दूसरे देशों में भी गई, जैसे कि मॉरिशस में, करीबियन में और ऑस्ट्रेलिया में भी। अंग्रेज़ उनको लेकर के जाते थे काम करने के लिए, लेबर की तरह। इंडियाज़ टी इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल विद द लेबर इन आसाम, क्योंकि जो टी इंडस्ट्री थी या फिर प्लांटेशंस होते थे ना, बड़े बड़े खेत, इसमें काम करने के लिए लेबरर्स आदिवासियों को ही लेकर के जाया जाता था। टुडे देयर आर 70 लाख आदिवासीज इन असम अलोन। 70 लाख आदिवासी असम में ही हैं। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज़ फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, टॉर्चर, हार्ट ब्रेक एंड डेथ। ज़बरदस्ती आदिवासियों को उनके घरों से निकाल करके लेकर के जाया जाता था अलग अलग देशों में काम करने के लिए। और ये जो स्टोरीज़ हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करने वाली दुखदाई स्टोरीज़ हैं, जिसमें बहुत बुरा किया जाता था आदिवासियों के साथ। फॉर एग्जाम्पल इन द 19th सेंचुरी अलोन 5 लाख आदिवासीज हैड पेरिश्ड इन दीज माइग्रेशंस। मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, इसमें लगभग 5 लाख आदिवासियों की जान चली गई। द सॉन्ग बिलो कैप्चर्स द, अब ये जो सॉन्ग है, come Minnie, let's go to Assam. Our country has so much suffering. The country of Assam, oh Minnie, has tea gardens full of greenery. The Sardar says work, work. The Babu says catch and bring them in. Sahab says I will take off the skin of your back.
तो मतलब एक तो सॉन्ग बनाया है कि मिनी आओ आसाम चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है। सरदार कहता है काम करो, बाबू कहता है जाओ पत्तियाँ तोड़ करके लाओ, अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जो है शरीर में से जो स्किन है ना, इसको मैं उधेड़ दूँगा, और हमें आसाम भेज दिया जाता है। तो आदिवासियों ने अपनी स्टोरीज़ भी सुनाई है, लिखी भी है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कितना बुरा बर्ताव उनके साथ हुआ है। ये जो फ़ोटो है ये नियामगिरी हिल्स की है, जो कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उड़ीसा के। ये देखिए यहाँ पर कोयले की पूरे यहाँ पे पहले पेड़ थे, पेड़ काटे गए और कोयला निकाला जा रहा है ज़मीन से। और ये ना इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से ना मैप में भरने के लिए आ सकता है कि नियामगिरी हिल्स कहाँ पर हैं। तो नियामगिरी हिल्स आपके MCQ में भी आ सकता है, मैप में भी फिल करने के लिए आ सकता है कि नियामगिरी हिल्स कहाँ पर हैं। नियामगिरी हिल्स जो हैं वो हैं उड़ीसा में। और यहाँ पर कौन रहता था नियामगिरी हिल्स में? तो नियामगिरी हिल्स में रहते थे डोगरिया घोंड, एक आदिवासी कम्युनिटी। नियामगिरी का मतलब है सेक्रेड माउंटेन, ठीक है। नियामगिरी जो थी बहुत ही पवित्र पहाड़ी थी इस खोंड जनजाति की। मेजर एल्यूमिनियम कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप माइन एंड रिफाइनरी हेयर विच विल डिस्प्लेस दिस आदिवासी कम्युनिटी। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम की कंपनी लगाने की बात की जा रही है। अब एनवायरमेंटलिस्ट ने इसका काफ़ी विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। केस तो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है और साथ साथ पीछे काम भी चलता रहता है लोगों को हटाने का और इंडस्ट्री लगाने का। तो यहाँ पर देखिए आदिवासी यूज़ अराउंड 10,000 से लेकर के मतलब 10,000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ का इस्तेमाल करते हैं आदिवासी। अप्रॉक्सीमेटली 8,000 स्पीशीज़ जो है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 325 पेस्टिसाइड्स के लिए, गम्स, रेजन्स, डाइज के लिए। ये जो नॉलेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेड़ पौधे काट देते हैं इंसान, है ना, वो बहुत बेनिफिशियल हुआ करते थे पहले ज़माने में, और आदिवासी को उनकी कंप्लीट नॉलेज भी हुआ करती थी। तो देखते हैं कि फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर दिया जाता है लकड़ी के लिए, और उस लैंड पर इंडस्ट्री लगा दी जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है। आदिवासी जो कि उस एरिया में रहते थे, उस एरिया में यानी उस ज़मीन के नीचे मिनरल्स थे और काफ़ी सारे और नेचुरल रिसोर्सेज थे, उसके लिए आदिवासियों को वहाँ से हटा दिया गया। माइनिंग की गई, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई उन जंगलों पर। पावरफुल फोर्सेस जो है उन्होंने ये काम किया। बेसिकली जो माफियाज होते हैं उन्होंने जनरली ये काम करते हैं माइंस लगवाने के और आदिवासियों को हटाने के। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज़ टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। ज़्यादातर जो लैंड है वो ज़बरदस्ती लिया जाता है और कोई भी सरकारी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स मोर देन 50% ऑफ पर्सनस डिस्प्लेस ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ट्राइबल्स। तो डिस्प्लेस करने का मतलब होता है एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से हटा देना, डिस्प्लेस करना होता है। तो माइंस के लिए, माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 50% से भी ज़्यादा जिन्हें हटाया जाता है वो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी लोगों को हटाया जाता है। एक और सर्वे है जो ये शो करता है कि 79% ऑफ द पर्सन्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल्स। तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 80% लोग जो कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से गए हैं वो ट्राइबल्स हैं। तो उनको ज़बरदस्ती ही हटाया गया है उनकी ज़मीनों से। ह्यूज ट्रैक ऑफ लैंड जो है हैज़ ऑल्सो गॉन अंडर द वाटर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम्स दैट हैव बीन बिल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। डैम्स भी जो है बनाए जाते हैं तो वो भी कहीं कहीं गांव डुबो दिए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो लैंड है वो हाईली मिलिटराइज्ड है, यानी कि वहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं बंदूक हथियार लेकर के। इंडिया हैज़ 101 नेशनल पार्क्स कवरिंग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवरिंग 1,19,000 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ये एरियाज़ हैं जहाँ पर ओरिजिनली ट्राइबल्स रहते थे, बट अब उनको हटा दिया गया है। कुछ जगहों पर अभी भी ट्राइबल्स रहते हैं, और जहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं ना उनको इनकोचर्स कहते हैं, मतलब कहते हैं कि ज़बरदस्ती ये रह रहे हैं। अब ट्राइबल्स जो रह रहे होते हैं ना जंगलों में, उनसे सरकार भी कई बार कहती है कि भाई दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कि तुम यहाँ पर रह रहे हो। भाई जो सदियों से रह रहा है ट्राइबल, जो कोई डॉक्यूमेंट उसको कुछ नहीं समझ आता है। कोई सरकार वरकार 80 साल
पहले हमारा देश ऑलमोस्ट आज़ाद हुआ है और ट्राइबल्स वहाँ पे 80,000 साल से रह रहे हैं, उनसे आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट लाओ, तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते तो उनको ज़बरदस्ती फोर्स की मदद से हटा दिया जाता है, पीट कर, उनके परिवार वालों को मार कर। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल्स लूज देयर मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। अब जिस ज़मीन पर रहते थे और जहाँ खाना खाते थे जंगलों से लेकर, उनका सब छिन जाता है। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू देयर traditional homelands, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries, building और construction site। अब उनको उनके जंगलों से निकाल देते हैं तो वो शहर आ जाते हैं और ऐसे ही कोई छोटा मोटा काम करने लगते हैं। They thus get caught in the cycle of poverty and deprivation। अब वो किस में फंस जाते हैं? गरीबी के जंजाल में फंस जाते हैं। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line। तो बहुत मतलब बुरी तरीके से गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। दिस लीड्स टू डेप्रीवेशन इन अदर एरियाज, मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड, लिटरेरी रेट्स अमंग ट्राइबल आर ऑल्सो वेरी लो। माल नरिश्ड मतलब उनमें खाने की, उनमें न्यूट्रिशन की भी बच्चों में, ट्राइबल बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहते थे तब तो फिट रहते थे, इसलिए क्योंकि उनको उनके घरों से निकाल दिया गया है, जंगलों से निकाल दिया गया है और फिर वो अब शहरों में रह रहे हैं, कोई काम नहीं है, उनके पास खाने को भी ज़्यादा कुछ नहीं है। व्हेन आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स दे लूज मोर देन सोर्स ऑफ इनकम, दे लूज देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम, वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग। वो सिर्फ अपना घर ही नहीं छूटता है या फिर सिर्फ कमाई का साधन ही नहीं छूटता है, उनका एक तरह से उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। उनके जो ट्रेडिशंस, कस्टम, सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब उनको उनके जंगलों से निकाला जाता है। तो वो फिर खेती करने लगते हैं, वो घर छोड़ देते हैं अपना। दे टुक द क्रिमेशन ग्राउंड, टेम्पल, वेल एंड पॉन्ड, हाउ विल वी सर्वाइव, सेज गोविंदा मरान हु वॉज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू अ रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। भाई घर से कोई निकालते, सपोज करो आपको कोई आपके घर से निकाल दे, आप क्या करोगे? ट्राइबल्स के साथ सदियों से, इनफैक्ट आप कहें 100 सालों से तो यही होता आ रहा है। एज यू हैव read, these exist and there exist an interconnectedness between economic and social dimensions of tribal life। इकोनॉमिक और सोशल लाइफ मतलब जहाँ पर रहते हैं वहीं से कमाते थे, अब उनको वहीं से निकाल दिया तो ना सोशल लाइफ बची ना इकोनॉमिक लाइफ बची ट्राइबल्स की। डिस्ट्रक्शन इन वंस फेयर नेचुरली इम्पैक्ट द अदर, मतलब इकोनॉमिक पैसा नहीं रहा तो उनकी सोशल लाइफ, उनके परिवार में भी, परिवार से भी दूर हो गए और कामकाज भी उनके पास अब कुछ नहीं रहा है। Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent। dispossession यानी कि पहले उनके पास घर था, उनके पास काम था, वो छिन गया, उनको उनकी जगह से हटा दिया गया, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक और मारपीट वाला या फिर कई बार मार धाड़ करके भी उनको निकाला जाता है। तो ये हमने मार्जिनलाइजेशन इन ट्राइबल्स का पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइनॉरिटीज़ यानी कि जो धर्म के आधार पर किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन है हमारे देश में, वो हम देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।